हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यमुनानगर के गांव चहाड़ों में बनी कर्णा मल्लेश्वरी भारोत्तोलन पावर लिफ्टिंग और उच्च प्रदर्शन कोचिंग संस्था अकेडमी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले खेलों के नाम पर देश में कोई सुविधा नहीं थी। खिलाड़ियों के मेडल के लिए बिना सुविधाओं के ही मेहनत करनी पड़ती थी, यहां तक कि ट्रेन में भी उनका टिकट नहीं मिलता था। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाओं की कमी नहीं है। खेलों का बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। देखिए, खेलो इंडिया अकेडमीज हो, एक्रेडिटेड अकेडमीज हो, जब पूर्व खिलाड़ी अकेडमी खोलते हैं, चाहे अंजू बाबी जॉर्ज हो, पीटी उषा हो, कर्नल मल्लेश्वरी जी हो, गोपीचंद हो, अन्य खिलाड़ी जिन्होंने खोली है, ये हमें योगेश्वर की भी अकेडमी खोल रही है। तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान वापस हो सकता है खेलों के प्रति। इन्होंने जो खुद हासिल किया, खुद जो गुण सीखे बाकियों को सिखाएंगे, खुद जो कमियां रही वो दूसरों को ना हो तो उसको ज्ञान देंगे। मुझे लगता है खिलाड़ी का वापस खेल के कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ी सौगात है। उस दिशा में कर्नल मल्लेश्वरी जी ने एक कदम उठाया है। हिंदुस्तान का सबसे पहले वेटलिफ्टिंग सेंटर है, तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ हमने यहाँ बनाई है। आज यहाँ हमारे खेल मंत्री जी आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेट करने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी भी अराउंड 50 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बोर्डिंग में हैं, कोई डे बोर्डिंग में है, और हमारा विजन यही है कि भाई सारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी गरीब बच्चा है वो एक सपना देखता है कि उसको वेटलिफ्टिंग में करियर बनानी है एंड मेडल लेना है, तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और कभी भी आ सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज यूज करके नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके हमारा देश का गौरव आगे बढ़ा सकते हैं। तो शाम में नए एसडीएम हरबीर सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे भिवानी सीटीएम पद से तबादला होकर तोशाम आए हैं। वहीं आपको बता दें कि तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट का यहां से सफीदों में स्थानांतरण हो गया है। तोशाम उपमंडल का कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम हरबीर सिंह ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों का परिचय लिया और उनको जनसेवाओं से संबंधित फाइलें समय से निपटाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम हरबीर सिंह ने कहा कि सबसे पहले वे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, खासतौर पर इन्हें तय सीमा में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ताकि विकास कार्यों की गति तेज हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि कस्बे तोशाम व ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर अधिकारियों से नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें सिरे चढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। एसडीएम तोशाम ज्वाइन कर लिया है और हमारी प्राथमिकता में हमेशा जनता रहे। जनता को किसी भी तरह की परेशानी न आए, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित है, चाहे वो सरकारी योजनाओं या स्कीमों का लाभ लेने से संबंधित है। तो हमारी प्राथमिकता हमेशा लोगों की समस्याओं का, उनकी परेशानियों का निवारण ही रहे।
नूह में अभिषेक शोभा यात्रा के लिए सोमवार को हिंदू संगठन से जुड़े हुए 51 लोगों को अनुमति दी गई है। वहीं आपको बता दें कि मल्लेश्वर शिव मंदिर से यात्रा करीब सुबह 11 बजे हुई और उसके बाद यात्रा फिरोजपुर झिरका शहर के झिरकेश्वर मंदिर पहुंची। इसके बाद यात्रा नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिगार के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दोपहर के बाद समाप्त हुई। आपको बताते चले कि इस यात्रा में शामिल अधिकतर लोगों को बस में बैठाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में ले जाया गया और इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने की। प्यारे की जो जलाभिषेक यात्रा है, यात्रा तो उस तरह से नहीं हो रही, पर जलाभिषेक होना है। ये जो अपनी ब्रजमंडल की यात्रा वो उस तरह से नहीं होगी, लेकिन उसकी जो औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि कोई भी कार्य हो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भिवानी के तोशाम क्षेत्र के गांव ईश्वरवाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां गांव के ही युवक ने आपसे कहासुनी के चलते 40 वर्षीय शख्स देवेंद्र की हत्या कर दी और मामले की जांच जो है वो सूचना जो है पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद मामले की जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव स्थल बोहर का रहने वाला है और जो कि पिछले 3 महीने से गांव ईश्वरवाल में किराए पर रहता था और खेती बाड़ी और सब्जियां बेचकर अपना काम करता था, जिसकी गांव के ही युवक से कहासुनी हो गई थी। अपने शुरुआत में किराए पर रहता था 3-4 महीने से। क्या काम करता? वो खेती बाड़ी का भी करता था, सब्जी वगैरह वही बेचने का काम करता था। किसी के साथ में ईश्वरवाल गाँव के किसी नाम के लड़के के साथ का झगड़ा हुआ था। कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई बड़ी बात कुछ थी नहीं। रात में उसने हो सका और भी किसी के साथ मिलकर बड़े भाई को कत्ल किया। 1.5 रुपया सोचते हुए बात हो रहा था। देवेंद्र नाम का लड़का है जिसकी उम्र 40 साल है और बोर के रहने वाला है। ये ईश्वरवाल में सब्जी बेचते थे और वहाँ 3 महीने से किराए पर रहते थे। आज सुबह सूचना मिली थी कि ईश्वरवाल में एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस पार्टी मौके पर गई थी तो उसका भाई है संदीप, उन्हें शिकायत की है। 302 के FIR दर्ज कर दी। FIR नंबर है 478 आज की डेट में। जिला पुलिस के द्वारा अवैध हथियार रखने के शौकीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि CIA महेंद्रगढ़ पुलिस की टीम ने थाना सदर कनीना के क्षेत्र से एक आरोपित जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है और आरोपित को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। एक नौजवान लड़का जो आमतौर पर हथियार रखता है और आज गांव भोजावास बस अड्डा के नज़दीक राज रेस्टोरेंट के आगे बैठा है। मुखबर द्वारा बताई गई जगह पर हमारी टीम ने जाकर चेक किया तो एक नौजवान बैठा दिखाई दिया, जिसको काबू करके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जयप्रकाश उर्फ JP गांव बोह का बताया।
फरीदाबाद में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम पर एक निजी अस्पताल संचालक ने लूटपाट और फर्जी कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जहां लूटपाट में 2 लाख रुपए और कुछ सोने के आभूषण शामिल थे, तो वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 22 तारीख को अस्पताल के ऊपर की गई पीएनडीटी की रेड पूरी तरह से फर्जी थी। साथ ही बताया गया कि उससे एक दिन पहले अस्पताल के सुलेख के लिए डॉक्टर मान सिंह की टीम ने उनके ऊपर दूसरे अस्पताल में 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और जिसे पूरा न करने पर डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम ने उनके संजय कॉलोनी में स्थित सम्राट अस्पताल पर पीएनडीटी की फर्जी रेड करी और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। वहीं इस संबंध में अस्पताल के संचालक ने इस मामले में शिकायत गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की है। साथ ही कार्रवाई करने की भी गुहार लगाई है। पेट दर्द की शिकायत की, मैंने उसे 2 गोली मेडिकल इस्पात के देके आराम करने के लिए लिटा दिया। इसके बाद डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति आए और आते ही उन्होंने सीसीटीवी बंद करा। अच्छा, क्या कहा? सीसीटीवी बंद करने के लिए बोला, तो मैंने चाबी मंगवा के उनको दी, तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर वो मेरे ओपीडी रूम में बैठ गए और डिग्री मांगी मेरे से। अच्छा। तो मैंने कहा डिग्री अंदर मेरे बेडरूम में है, अंदर अलमारी है उसमें स्टोर में, उसमें रखी हुई है लॉकर में। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लेके आइए। मैं गई तो पीछे पीछे डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति भी आ गए और अंदर आके मुझे बोले कि आप 10 लाख रुपए दे दो तो हम मामला यहीं रफा दफा कर देंगे, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस बनाएंगे और आपके बेटे के अगेंस्ट भी बनाएंगे और 315 और 201 लगाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 21 और 22 तारीख की घटना जो हमारे खिलाफ पत्नी और बेटे के खिलाफ केस किया गया, ये झूठा है और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों अस्पतालों में। केस जो बनाया गया ये संजय कॉलोनी वाले जेसीबी अस्पताल के सामने सम्राट अस्पताल के लिए बनाया गया, जबकि मेरा बेटा ना तो 21 तारीख को वहाँ था ना 22 तारीख को वहाँ था। मेरा बेटा केवल सीकरी अस्पताल देखता है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं दिखाया कि 21 तारीख को सीकरी अस्पताल सम्राट अस्पताल में गए, जबकि ये वारदात इन्होंने दिखाई है 22 तारीख को। अच्छा। और लिंक किया मेरे बेटे को। मेरे बेटे का उस अस्पताल में आना जाना उन दिनों में नहीं था जिस दिन ये आए। 21 जनवरी 2023 को डॉक्टर मान सिंह, रौनक और एक लड़की जिसका नाम गरिमा है और लक्ष्मी है, ये मेरे पास आते हैं 21 तारीख को और बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त कीजिए। मैंने पूछा हाँ जी कौन सी जगह आते हैं? सीकरी में सम्राट हॉस्पिटल में। मैंने पूछा किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो मुझे बताते हैं कि हमें पीछे से सीएमओ साहब के आदेश है कि जो भी हॉस्पिटल फरीदाबाद में चलाएगा उसको कुछ पैसा सरकार मतलब हमें देना पड़ेगा, अर्थात अगर नहीं देंगे तो हम आपको किसी झूठे केस में फंसा देंगे। हमारी पूरी टीम होती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे और वो डीसी साहब के माध्यम से हमें डेप्यूट करते हैं कि इस बंदे की ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए लगाई जाती है। हमें कोई ये बेबुनियाद है सारे और ये झूठे एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि हमारी रेड है, एमटीपी की रेड इन पे डाली थी 2001 में। इन पे ऑलरेडी एक पीएनडीटी का मुकदमा है 774 नंबर एफआईआर नंबर है। उसके बाद में इन्होंने ये 6-7 साल किडनी इंटरनेशनल किडनी रैकेट में ये ट्रांसप्लांट करता था, उसमें सजा याफ्ता है। और 2023 में 21 और 22 जनवरी में ये 2 दिन में ये रेड सफल हुई थी। चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने के लिए अपने घरों से निकली आशा वर्कर्स जैसे ही इंद्री बस स्टैंड पर पहुंची, पुलिस ने उनको चंडीगढ़ जाने से रोक दिया, जिसके बाद आशा वर्कर्स ने वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद जब काफी संख्या होने पर आशा वर्कर्स ने पैदल ही गेट से बाहर जाने की कोशिश की,
तो पुलिस ने बस स्टैंड के दोनों गेट ही बंद कर दिए, जिस वजह से आशा वर्कर्स गेट से बाहर ना जा सकें। और इस मामले में आशा वर्कर यूनियन की स्टेट सचिव सुदेश ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, हम उसको कहना चाहते हैं कि अगर उसने 22-23 में आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया है, ठीक है, तो आशा वर्कर को मानदेय देने का काम करे। इन पर हाय किनारे क्यों लगवा रखी है? स्वास्थ्य का काम डूबता जाने लग रहा है, होम डिलीवरियां होने लग रही है, बच्चों की स्टिल वर्क होने लग रही है। स्वास्थ्य को देखते हुए और इन आशा वर्करों की जो जायज मांग है वो मांगते हुए हमारे डेलीगेशन को इज्जत समेत डेलीगेशन को बुलाया जाए और पूरे प्यार पूर्वक उनसे बात की जाए। जिस पे सरकार की सहमति बनती है वो हमारी पास की जाए जल्दी से जल्दी। हमारी सरकार से यही वो है। आज सरकार ने देखो क्या किया आशा वर्कर का, बौखलाई हुई सरकार है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा आज हिसार में कमिश्नरी का घेराव करने का ऐलान किया गया है और उसी के तहत नारनौद ब्लॉक से सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारी नारनौद में इकट्ठा हुए और एक जत्थे के रूप में हिसार के लिए रवाना हुए। वहीं आपको बता दें कि ब्लॉक प्रधान रोहतास शर्मा ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ के आदेश पर हिसार जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के कर्मचारी हिसार में पहुंचेंगे और हजारों की संख्या में पहुंचकर कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी काफी मांगे लंबित हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज लगभग 10,000 कर्मचारी हिसार में पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हम यह बता देंगे कि जो कर्मचारी किसान व मजदूर विरोधी काम किया जा रहा है उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोट की चोट से बदला लेगा। कर्मचारी संघ हरियाणा के आदेश पर जो जोन है हिसार का, जिसमें जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जोन का प्रोग्राम है कमिश्नरी लेवल पर, और वहां हजारों की संख्या में कर्मचारी जाएंगे, क्योंकि हमने 28 मई की रैली की थी और उसके बाद जो प्रोग्राम दिए थे उसी कड़ी में महाराज का प्रोग्राम है और आज कम से कम 10,000 आदमी वहां प्रदर्शन करेंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की सिटी सब यूनिट नंबर 2 के प्रधान को रिलीव कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके विरोध में सब यूनिट के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने चेताया है कि अगर प्रधान का रिलीव कैंसिल नहीं किया गया और मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एसडीओ सिटी एसडीओ के खिलाफ, और ये एसडीओ अब भी जो कर्मचारियों की जायज मांगे उनको ना मान के दूसरे संगठन के बकावे में आगे अब भी काम नहीं कर रहा। तो हम यही चाहते हैं कि इस एसडीओ को सद्बुद्धि दे और जो कर्मचारियों की जायज मांग है उसको मांग के इस धरने को एसडीओ को समाप्त कराना चाहिए। जी छुट्टी पे है और उसके छुट्टी होने के कारण इसका चार्ज एक फोरमैन को हमने दिया था, जो कि उसने चार्ज लेने से मना कर दिया है कि मैं चार्ज नहीं लूंगा, तो उसके लिए हमने उसको रिलीव कर दिया गया कि भाई अपना एक्शन से साथ से जाते हैं। नहीं तो फोरमैन को चार्ज दे सकते हैं हम, फोरमैन के पास पहले भी चार्ज है डीएफओ के पास और आगे भी सारे दोस्तों में चार्ज है।
बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर कट बंद होने से व्यापारियों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज बल्लभगढ़ व्यापारी मंडल के प्रधान प्रेम खट्टर और हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई के टिप्पर चंद्र शर्मा ने व्यापारियों के साथ इकट्ठा होकर बल्लभगढ़ एसएचओ और बस स्टैंड चौकी इंचार्ज से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि त्योहार को देखते हुए कट बंद किए गए थे और अब अधिकारियों से मुलाकात कर कट को खुलवा दिया जाएगा। दोनों मौके पे आई है। एक कट पहले और बंद हो रहा है, वो डीसीपी साहब कर आगे थे। हम बिल्कुल उसके लिए शांत हो गए थे कि कोई बात नहीं, जाम की समस्या दूर होनी चाहिए। लेकिन ये कट बंद होने से तो पूरी मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। आप झाड़ सैतनी से चलोगे और यहाँ तक आओगे, मार्केट के अंदर घुस नहीं सकता, व्यापार वैसे ही खत्म हो जाएगा। हमने मंत्री जी को कहा है, इससे अच्छा तो जाके आदमी हमारी दुकानें बंद करवा दो। ये 3-4 दिन से जाके त्योहार के दिन है, 2 रुपए कमाने के लिए दुकानदार तो है ही, साथ में वहाँ काम कर्मचारी जो काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? उन बेचारे के परिवार अगर काम ही नहीं होगा तो उनकी भी छुट्टी करनी पड़ेगी। समस्या जाम की है, हाईवे टच है हमारे बाजार से। एक साइड बंद हुआ पड़ा है, एक साइड और बंद हुआ था, तो दुकानदारों ने मांग रखी है एसएचओ साहब इंचार्ज साहब से मैंने बोली है व्यवस्था बना के। ठीक है, ये हमारी जानकारी में आया, इससे व्यवस्था खराब ज्यादा हो रही है। इसे कर रहे हैं, कट बंद करें, खोलेंगे, एक बंद करेंगे, एक खोलेंगे। आना जाना भी ठीक रहे और काम भी ठीक रहे। दुकानदार क्या मांग कर रहे हैं आप? दुकानदार कह रहे हैं कि एक साइड के कट को खोल दो। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप पीरियड में डीजल जनरेट पर बैन लगा हुआ है और जिसकी वजह से उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में उद्योग को जनरेट चलाने की परमिशन मिल सकती है। ग्रेड पीरियड के दौरान यह अनुमति मिलने की उम्मीद है। ये गिफ्ट पंचकुला के लिए है या पूरे हरियाणा के लिए? उन्होंने तुरंत कह दिया यदि पंचकुला में है तो ऐसी जगह जहां नगर पालिकाओं की जगह के ऊपर ये रेडी मार्केट और बनी हुई है, उनको भी रिजर्व प्राइस के ऊपर सबको दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता। तो जहां तक अचीवमेंट का संबंध है, अचीवमेंट तो एक ही है, समस्या बताओ, इलाज करवाओ, काम को आगे बढ़ाओ। अंबाला में तेज बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी के कारण लोहे से बने शेड भी गिर गए हैं। वहीं शेड गिरने से 2 लोग घायल हो गए। दरअसल अचानक मौसम खराब हुआ और जिसके बाद तेज आंधी तूफान चलने लगा और जिससे लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया है। वहीं ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के ऊपर से लोहे का शेड गिर गया, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें आई हैं। बारिश से पहले ही लोग परेशान थे, आज फिर बरसात आ गई है। इतने हड़ आए, पहले से डरे हुए हैं लोग, अब फिर इतनी आने से फिर परेशान है, बहुत दुखी। क्या नुकसान? पहले पानी घुसा हुआ था, सारी शास्त्री कॉलोनी इतना पानी था जी। अब खेतों में तो बहुत नुकसान था जी, जीरियां डूब गई, बहुत बुरा हाल था। नहीं, बरसात की तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये बारिश हो गई जी, काम वाम सब ठप हो गया और अब बारिश नहीं चाहिए। अरे बहुत नुकसान हो गया जी, घर में पानी घुस गया। यहाँ पे कुछ काम के लिए आए थे, अचानक बारिश की वजह से सब काम वैसे ही ठप हो गया, काम बन नहीं पाया। क्या पहले भी नुकसान हुआ बारिश से? हाँ जी, पहले से ज्यादा हुआ, अब फिर से हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पड़ोस में बिल्डिंग के ऊपर अनसाइज शेड लगा हुआ था, हवा के कारण वो उड़कर हमारे ऑफिस के बीच में आ गया। एक आदमी की बाजू में चोट भी लगी है काफी, और हमारे ब्रदर को भी चोट लगी है काफी। ये अनसाइज शेड था, टोटली इनलीगल। रात को उन्होंने टेम्परेरी रखा हुआ था यहाँ पर, उसको पक्का करना चाहिए था। और प्रशासन को कहते हैं इनका जो भी है सिस्टम, जो भी हमारा ऑफिस भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, कार्रवाई करनी चाहिए।
क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसके तहत उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बैठक लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश है वे आम जनता को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के लिए सजगता के साथ कार्य करें। डीसी सर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मलेरिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें सभी को एंटी लार्वल एक्टिविटी के बारे में और फॉगिंग के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और SMO हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया कि जो जहाँ भी पॉजिटिव केस मिलता है उनको टाइमली एक तो उनको ट्रीटमेंट करवाएं और उनको टाइमली इंफॉर्मेशन अर्बन लोकल बॉडीज को या पंचायती राज को दी जाए।